गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम जेट एग्जाम में आए हुए ऑल पेपर्स की बात करेंगे और सबसे पहले अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो 2015 में जेट्स में आए हुए पेपर की बात करेंगे। बायोलॉजी के पेपर की बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते हो तो आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रिपीट मिलेंगे और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और हमको किस प्रकार की तैयारी करनी है। तो चलो देखते हैं, अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो 2015 में आया सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस, देखो यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है, निम्न में से किस सस्य, पढ़ा अपने बारे में एग्रीकल्चर बायोलॉजी में, सस्य तरीके से कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। तो देखो ताप है, प्रकाश है, हाथ से तोड़ना, फसल चक्रण, ये दोनों क्रियाएं कौन सी है? भौतिक है। तो इसके अंदर सच्चे तरीके से कीटों का नियंत्रण किए जाने वाली जो विधि है वो कौन सी है? फसल चक्रण। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्वसन विष है, यानी कौन सा एक धूमक विष है इसके अंदर? देखो एससीएन, डीडीटी, पायरेथ्रम और लिंडेन। तो इसमें धूमक जो विष है, जो श्वसन विष है, जिसके कारण कीटों का दुम घुटने के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो वो विष है वो कौन सा है? एससीएन। अगला है, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक कीटनाशक है? अकार्बनिक यानी जो जंतु या पादपों से प्राप्त नहीं होता है। तो देखो इधर रोटेनॉन, एक है पायरेथ्रम, एक है जिंक फास्फाइड और एक है निकोटीन। तो देखो रोटेनॉन, पायरेथ्रम और निकोटीन, ये तो किस प्रकार के पास विष है? किस प्रकार के? कार्बनिक। किस प्रकार के? और यहां अकार्बनिक जो विष होता है वो कौन सा होता है? जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसके कारण चूहों में क्या उत्पन्न होती है? विष संकुलता उत्पन्न होती है। किसके कारण? अगला देखो जो क्वेश्चन है चौथा, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन वक्र होता है, किस प्रकार का होता है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो होता है उसके बीच जो वक्र बनाया जाता है बेटा वो एस आकार का, इस तरीके का होता है, जिसको हम सिग्मा, किस प्रकार का वक्र होता है? सिग्मोइड या एस आकार का। किस प्रकार का होता है? सिग्मोइड या एस आकार का। तो यहां जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? पहला आंसर क्या होगा इसमें? सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, रुधिर में ऑक्सीजन वहन करने की जो क्षमता होती है, रुधिर की ऑक्सीजन की वहन क्षमता होती है, यानी 100 ml रक्त से, रक्त द्वारा कितनी ml O2 का परिवहन होता है? तो देखो इसके अंदर कितना प्रतिशत? 20%। कितना प्रतिशत? 20%। हिंज की पुलिकाएं पाई जाती है, हिंज की पुलिकाएं, और आपको मैंने बताया था एसएन, यहां से किसके बाद? एवीएन के बाद, एवीएन से किसके बाद? हिंज के बंडल, और हिंज के बंडल से पुरकुंजे तंतु। कुछ बताया था, याद आया? तो हिंज की पुलिकाएं जो होती है वो किस में पाई जाती है? वैसे तो हृदय में होता है, लेकिन हृदय के किस भाग में? नीले के अंदर। किसके अंदर? नीले के अंदर। हिंज की पुलिकाएं जो होती है किस में पाई जाती है? हृदय के नीले में। एक वयस्क मनुष्य में उपस्थित रक्त का आयतन कितना लीटर होता है? देखो बात करें तो ये लगभग एवरेज 5 से 6 लीटर पुरुष में, और महिला में 4 से 5 लीटर। तो ये चारों में से 10 लीटर है, 5 लीटर है, 2 लीटर है या 1 लीटर है? सही ऑप्शन कौन सा होगा? 5 लीटर। कौन सा होगा? 5 लीटर। अगला क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र की ग्रंथियां है, यानी निम्न में से नर जनन तंत्र की जोड़ा बताना है कि कौन कौन सी ग्रंथियां जो है नर के अंदर पाई जाती है। तो देखो प्रोस्टेट, शुक्राशय दोनों होती है, नो डाउट। प्रोस्टेट, बार्थोलिन, बार्थोलिन जो होती है किसमें होती है? मादा में होती है। तीसरा शुक्राशय तथा बार्थोलिन, ये भी नहीं है क्योंकि ये नर में नहीं है। चौथी है प्रोस्टेट भी होती है, काउपर्स भी होती है और शुक्राशय ग्रंथि भी। नर जनन तंत्र का अपन अगर डायग्राम की बात करें इस तरीके से होता है। ये तो कौन सी होगी? शुक्राशय। इसके नीचे देखो जो आती है वो कौन सी हो गई? प्रोस्टेट। और इसके नीचे जो होती है वो कौन सी हो गई? काउपर्स। तो ये तो कौन सी होगी? शुक्राशय। ये कौन सी होगी? प्रोस्टेट। और लास्ट में ये कौन सी हो गई? काउपर्स।
तो प्रोस्टेट एकमात्र ऐसी एक ग्रंथि है, मैंने उस समय बताया था, जो जोड़े में नहीं होती है, जो मूत्र मार्ग के चारों तरफ होती है, ध्यान रखना। क्लियर? आगे देखो, अंडोत्सर्ग के पश्चात, यानी अंडोत्सर्ग होता है कौन से दिन होता है? अंडोत्सर्ग 14वें दिन होता है। किस हार्मोन के कारण होता है? LH हार्मोन के कारण होता है। फोलिकल जो होती है वो टूटती है 14वें दिन, टूटती है किस हार्मोन के कारण? LH। और टूटने के बाद जो बनने वाली रचना होती है वो कार्पस एल्बिकेंस होती है, कार्पस कैलोसम होती है, कार्पस ल्यूटियम होती है, कार्पस स्ट्रेटम होती है। तो इसके अंदर कार्पस ल्यूटियम होती है, जो एक अंतःस्रावी, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर क्या करती है? कार्य करती है। किसके तौर पर? जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बड़ी मात्रा में क्या होता है? स्रावित होता है। इसके अलावा से एस्ट्रोजन हार्मोन का भी क्या होता है? स्राव होता है। किस ग्रंथि से? कार्पस ल्यूटियम। नारी के जीवन काल में अंडों की मोची संख्या क्या होती है? 400 होती है, 420 430 के आसपास होती है। तो एवरेजन जो होता है वो कितनी होती है? 400। क्योंकि 12 से 14 साल की उम्र के आसपास उसका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जिसको हम रजोदर्शन कहते हैं, और 45 से लेकर 50 साल की उम्र में वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रजोनोवृत्ति कहते हैं। तो एक स्त्री अपने जीवन काल में कितने अंडे मोचित करती है? 400। कितने करती है? 400। आगे देखो, पादप कोशिका में सूत्री कोशा विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें केंद्रक व केंद्रिकाएं पुनः दिखाई देने लगती है? तो इसमें ध्यान रखना, 4 जो अवस्थाएं होती है बेटा, कितनी अवस्थाएं होती है? 4। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज और टीलोफेज जो होती है वो एक दूसरे के विपरीत, यानी पूर्वावस्था और कौन सी अवस्था? अंत्यावस्था, एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। प्रोफेज के अंदर तो क्या होता है? केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त होती है, और अंत्यावस्था जो होती है इसके अंदर पुनः क्या हो जाती है? प्रकट हो जाती है। तो क्वेश्चन अपना क्या था कि किसके अंदर प्रकट होती है? तो वो जो होती है बेटा वो कौन सी होती है? अंत्यावस्था। कौन सी होती है? अंत्यावस्था। अगली है, निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक पौधों की जड़ों में प्राय नहीं पाया जाता है? पौधों की जड़ों में तो देखो, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, हरित लवक जो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेटा, वो ध्यान रखना किसके अंदर? पत्तियों के अंदर होता है, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अधिकांश, वैसे कुछ अपवाद भी है जिनके अंदर ये होता है, लेकिन यहां सही आंसर जो होगा अपना वो कौन सा होगा? हरित लवक। अगला, निम्न में से मरुद्भिद को चिन्हित करता है वो कौन सा पौधा है इनके अंदर जो मरुद्भिद यानी शुष्क वातावरण में पाया जाता है? तो यहां वहां देखो, ब्रेसिका है, सरसों नहीं होती है, कसकुटा होता है, ये भी नहीं होता है, इसमें हाइड्रिलाइक जलीय पादप होता है। तो इसमें ऑप्शन जो बचा वो कौन सा बचा? केपेरिस। ये कैसा पादप है बेटा? जीरोफाइट्स पादप है, यानी मरुद्भिद यानी शुष्क क्षेत्र में पाया जाने वाला पादप है। आगे देखो, समुद्र किनारे उगने वाले पौधे की तरह कौन गुण दर्शाता है इनमें? देखो, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले वैसे तो पौधे जो होते हैं लवणोद्भिद प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के? लेकिन यह लवणोद्भिद प्रकृति के, यानी कि लवणोद्भिद यहां कहीं दिखाई दे रहा है आपको? मरुद्भिद है, जलोद्भिद है, समोद्भिद है, निम्नगण है? नहीं, समोद्भिद नहीं होगा। लवणोद्भिद जो होता है वो लवणोद्भिद का प्रतिनिधित्व जो करता है वो कौन करता है बेटा? मरुद्भिद। वैसे तो सही आंसर जो होता है वो क्या होगा? लवणोद्भिद। लेकिन यहां लवणोद्भिद नहीं है, तो यहां जो होगा वो इसका प्रतिनिधित्व जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? मरुद्भिद। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? मरुद्भिद। अगर लवणोद्भिद यहां ऑप्शन में होता तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होता? लवणोद्भिद। तो समुद्र किनारे उत्पन्न होने वाले जो पादप होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? लवणोद्भिद प्रकृति के होते हैं। अब देखो, ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर से हैं, आपने सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता पढ़ी है। अपूर्ण प्रभाविता में तो क्या होता है, जैसे अपने लाल पुष्प और गुलाबी पुष्प पढ़ा था, और एक नया ही लक्षण कौन सा आ गया था? सॉरी, लाल और सफेद के मध्य क्रॉस करवाते एक नया लक्षण कौन सा आया था? गुलाबी। तो वो कौन सी? इनकम्प्लीट डोमिनेशन था, यानी अपूर्ण प्रभाविता। और जब दोनों लक्षण साथ साथ प्रकट होते हैं तो वो कौन सी होती है? सह प्रभाविता। तो इसको देखो, एक क्रॉस जो दो सत्य प्रजनित लाइनों, एक गहरे नीले फूलों के साथ और एक चमकदार सफेद फूलों के साथ, यानी नीले और सफेद पुष्प है। एक तो कैसा पुष्प है? नीला,
और दूसरा पुष्प कौन सा है? सफेद। क्रॉस करवाने पर F1PD के अंदर किस रंग के पादप हल्के नीले, मतलब हम कह सकते हैं कि नीला रंग पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। अब यही दिमाग लगा लो, ये इनकम्प्लीट डोमिनेशन यानी अपूर्ण प्रभाविता होगा या सह प्रभाविता? लाल और सफेद पुष्प के मध्य क्रॉस करवाया था तो कैसे पुष्प बने थे? गुलाबी। वहां पे लाल प्रभावी था लेकिन लाल रंग के पुष्प प्राप्त नहीं हुए थे, तो यहां नीले रंग के प्राप्त नहीं हो रहे, किस रंग के? हल्के। मिक्स हो गया, इसका मतलब कौन सा? अपूर्ण। कौन सा आएगा इसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेशन। यही दिमाग लगाना, बस इसी को पकड़ लो। लाल और सफेद, कैसा? गुलाबी। प्रभाविता लाल, अप्रभाविता सफेद। प्रकट होना चाहिए था कैसा? लाल पुष्प, लेकिन हमें कैसा प्राप्त हुआ था? गुलाबी। यहां नीला प्राप्त होना चाहिए लेकिन नीला कंप्लीट रूप से नहीं है, कैसा है? हल्के नीले, यानी सफेद और नीला मिक्स हो गया। इसका मतलब नीला रंग पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, तो ये कौन सा आंसर होगा इसके अंदर? अपूर्ण प्रभाविता। कौन सा होगा? अपूर्ण प्रभाविता। आगे देखो, अगला है पौधे का केवल हरा भाग, पौधे का केवल हरा भाग ही खालिस्तान में भाग लेता है। देखो अभी मैंने जस्ट बताया था, क्लोरोफिल बताया था, क्लोरोप्लास्ट, तो किसमें भाग लेता है? प्रकाश संश्लेषण में। तो यहां श्वसन भी नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन भी नहीं होगा, परासरण भी नहीं होगा, क्या आएगा? प्रकाश संश्लेषण। अगला बीज का आवरण, अभी कुछ दिन पहले पढ़ा अपन ने, बीज का आवरण। बीज के दो आवरण होते हैं, टेस्टा और टेगमेन, बाह्य चोल और अंतःचोल। पढ़ा था अपन ने। बाह्य चोल को क्या कहते हैं? टेस्टा, जो कठोर होता है, तो बीज का यहां आवरण है, टेस्टा है कि भ्रूण है कि भ्रूणपोष है कि केंद्रक है, तो बीज का जो आवरण है वो कौन सा है? टेस्टा है। कौन सा है? टेस्टा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, त्वचा अलग लिख रखा, यानी रोशनी, लाइट फेज, जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में लाइट फेज। प्रकाश संश्लेषण की लाइट फेज यानी रोशनी चरण से प्रभावित, यानी एक कौन सा इनमें कारक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? रोशनी का मतलब होता है लाइट, लाइट तो चाहिए, रोशनी यानी लाइट तो चाहिए नहीं चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। दूसरा बेटा पानी, देखो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ी आपने, 6CO2, अरे पढ़ा है, 12H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। पढ़ा नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा नहीं पढ़ा? तो उसके अंदर देखो पानी भी है, क्लोरोफिल भी है और लाइट भी है। ऐसा कौन सा घटक है जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता? ये तीन तो प्रभावित करते, ये जरूरी है या नहीं है? यहां कौन सा घटक है? तापमान। चौथा घटक कौन सा होता है? CO2 होता है, वो यहां है नहीं, तो यहां ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा? तापमान। कौन सा होगा? तापमान। अगला, यदि, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि एक गुण जो कोषाद्रव्य द्वारा नियंत्रित होता है तो, क्या कह रहा है? यदि एक गुण जो कोषाद्रव्य द्वारा नियंत्रित होता है तो संतान मादा जनक से मिलती जुलती होगी, संतान नर जनक से मिलती जुलती होगी। इनमें F1 सदी 3 अनुपात क्या होगा? 1 में पृथक्करण होगा, या इनमें F1 संधि में 5 अनुपात 1 अनुपात में पृथक्करण होगा, जैसे अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो वहां पे जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशा द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जीन होती है, साइटोप्लाज्म की जो जीन होती है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होती है बेटा, वो किसकी होती है? अंडाणु की होती है। किसकी होती है? ओम की होती है। तो यहां किससे, देखो ये दो ऑप्शन तो गलत, इनको तो निकाल ही दो। क्या बचा? संतान मादा जनक से मिलती जुलती होगी या संतान नर जनक से मिलती जुलती होगी? किससे? मादा जनक से, क्योंकि यह ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो साइटोप्लाज्म में फीमेल का जो होता है, उसके जो जीन होते हैं वो ज्यादा यहां प्रभावशाली होते हैं। तो यह आंसर जो होगा संतान मादा जनक से क्या होगी? मिलती जुलती। अगला है, मक्का के पौधों की देह कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 22 होगी, 26 होगी, 14 होगी या 20 होगी? देहिक 20, कितनी होगी? 20। अब है बेटा देखो, ये है ब्रेड, कीट नहीं है, ये है वीट। वीट का मतलब होता है गेहूं, वीट का मतलब क्या हो गया? गेहूं है यहां पे। अगुणित, अगुणित का मतलब क्या होता है? एन।
अरे गुणित का मतलब क्या होता है? n। गेहूं n है, द्विगुणित का मतलब 2n है या 4n है। गेहूं होता है 6n, षटगुणित होता है, अरे 6n ही होता है ना। और इसके अंदर n बराबर कितने होते हैं? 7। तो 6 से गुणा करेंगे तो कितने क्रोमोसोम होते हैं? 42। सही है। तो यहां तीनों में सही ऑप्शन कौन सा आएगा? कौन सा बचा? ऑटो एप्लॉइड। कौन सा आएगा? क्योंकि गेहूं जो होता है वो क्या होता है बेटा? षटगुणित होता है। क्या होता है? अगला है मूल गोप, खालिस्तान पौधों में नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखना, जितने देखो मूल गोप का कार्य क्या होता है। मूल गोप जो होती है, जब जड़ें बढ़ोतरी मतलब आगे की ओर ग्रोथ करती है, तो जड़ के शीर्ष भाग पर यह पाया जाता है। और जड़ की ग्रोथ जो करती है वह शीर्ष भाग पर एक तरीके से सुरक्षा का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? सुरक्षा का। अब जलीय पादप तैर रहे हैं, वहां जड़ की ज्यादा आवश्यकता है कि ग्रोथ की नहीं है, तो वहां देखो मूल गोप खालिस्तान पौधों में नहीं पाया जाता है। तो कौन से मूल गोप खालिस्तान पौधों में नहीं पाया जाता? बताओ। मरुद्भिद में, जलोदभिद में, समोद्भिद में या सभी में? किसमें नहीं पाया जाता है? जलोदभिद में। जलीय जो पादप होते हैं उनके अंदर क्या नहीं पाई जाती है? मूल गोप नहीं पाई जाती है। आगे जूट कोरकस स्पेसीज से प्राप्त होता है। जूट जो होता है एक छाल से प्राप्त होता है, और छाल के अंदर जो होते हैं बेटा फ्लोएम पाया जाता है। तो आंसर बताओ यहां कौन सा होगा? अपने आप पहचान जाओगे। किसका रेशा है? फ्लोएम का रेशा। किसका रेशा है? फ्लोएम का रेशा। व्यक्ति द्वारा निर्मित अनाज सबको पता है, ट्रिटिकल। कौन सा है? ट्रिटिकल। यही है, व्यक्ति द्वारा निर्मित पहला जो अनाज है वो कौन सा है? ट्रिटिकल है। जो किससे मिलकर बना? बताओ। गेहूं और राई। अरहर का वानस्पतिक नाम है, ये तो एग्रीकल्चर के प्रत्येक बच्चे को पता होगा। क्या होता है? केजेनस केजन। क्या होता है? केजेनस। पहला सही है। एडेफिक गुण, एडेफिक गुण जो होता है वो सॉइल से संबंधित होता है। किससे संबंधित? तो यहां देखो, व्यक्ति, जानवर, तापमान नहीं है, तो किससे संबंधित हो गया ये? मृदा से। किससे संबंधित हो गया? मृदा से। देही गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 20 है। 2n बराबर कितनी है बेटा? देखो समझना, कितनी है? 20। अब वो कह रहा है भ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? मैंने आपको बताया था भ्रूणपोष 3n होता है। 3n होता है ना। भ्रूणपोष क्या होता है? 3n। तो देखो n, 2n और 3n, यह है। 2n कितना दे रखा है? 20। तो n कितना हो जाएगा? अगुणित कितने हो गए? 10। तो बताओ 3n कितना हो जाएगा? 30। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? 30। कौन सा होगा? 30। अगर मान लो यहां n दे दिया जाए आपको, कितने? 25, और आपसे पूछ लिया जाए क्या? 3n मतलब भ्रूणपोष, तब गुणसूत्रों की क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? युग्मक हमेशा n होते हैं, देही कोशिकाएं हमेशा कैसी होती है? 2n होती है, भ्रूणपोष हमेशा 3n होता है। क्लियर? तो यहां आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा होगा? 30। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान रखना। n 2n एक दे दिया जाएगा, n दे दिया आपको, और क्या पूछ लिया? 2n। तो n 10 दिया तो 2n मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 20। 3n हो गया तो 10 से मल्टीप्लाई 3 से कर दो, कितने हो गए? 30। अगर आपको 3n दे दिया जाए और देह कोशिका पूछ ली जाए, तब क्या करोगे? भाई आपको दे दिया 40 3n है, या आपको दे दिया 45 3n है, और आपसे इसका n पूछ लिया युग्मक 15, कितना हो जाएगा? 15। इसमें सीधा आपने गणितीय रूप में भी लगा सकते हैं। आगे देखो, क्लियर? ये अगला क्वेश्चन है, ककड़ी, तरबूज, खीरा, बीन्स है बेटा एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, बहुबीजपत्री या फर्ण? द्विबीजपत्री। क्या है? द्विबीजपत्री। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल दो वैज्ञानिक बताए थे मैंने, आपने कौन से बताए? दो मैंने, वॉटसन और क्रिक। किसने दिए थे? वॉटसन और क्रिक, इन्होंने दिए थे। ह्यूगो डी वरीज और लेमा डार्विन तो अपने किसमें? जैव विकास वाले में पढ़ा है, तो ये तो है ही नहीं। तो यहां आंसर कौन सा आएगा? वॉटसन और क्रिक। इनमें से कौन सा बहुउपयोगी, देखो क्वेश्चन समझना, बहुउपयोगी काम रेशा, बहुउपयोगी काम का रेशा
तेल तथा जानवरों को खाने के काम, यानी तीनों तरीके से रेशा भी बनता है, तेल भी, और उनको जानवरों भी खिलाया जाता है। तो देखो सूरजमुखी, जूट है, सनई है, कपास है। कॉटन ऐसा है, रेशा भी है, तेल भी है, और इसकी खली जो बनती है, बाड़ जो बनता है, वो किसको खिलाया जाता है? जानवरों को भी खिलाया जाता है। तो यहां सही आंसर क्या आएगा? कपास, कॉटन। किस निमेटोड को सामान्यतः सिस्ट निमेटोड कहा जाता है? बिल्कुल सही है। कौन सा है? हेटेरोडोरा, सॉरी हेटेरोडेरा, जिसको क्या कहा जाता है? सिस्ट निमेटोड कहा जाता है। आपको मैंने जो सीट दी थी उसमें देखना, उसमें भी क्वेश्चन है। अमीबा में गति अपन ने परसों पढ़ा है, किसकी सहायता से? कूटपात। अब इन कूटपातों को क्या क्या कहते हैं मैंने वही बताया था। इनको लोबोपोडिया, लोबोपोडिया या क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। याद आया कुछ? इनको लोबोपोडिया या सूडोपोडिया भी कहते हैं। लिवर फ्लूक में प्राथमिक परपोषी, प्राथमिक परपोषी जो होता है बेटा वो क्या होता है? भेड़। देखो ऑप्शन की जरूरत नहीं है। द्वितीय परपोषी कौन सा होता है? जलीय घोंगा। द्वितीय परपोषी कौन होता है? जलीय घोंगा। तो यहां प्राथमिक परपोषी की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? कौन सा होगा? भेड़। केचुए में गमन, कल ही पढ़ा अपन ने। केचुए में गमन सूख या सिट्टा द्वारा होता है, यही है, सूख या सिट्टे द्वारा होता है। केचुए में मादा जन छिद्र, ये कल ही पढ़ा है। किस कौन से खंड में? 14वें खंड में। और नर जन छिद्र कौन से खंड में? 18वें खंड में। कौन से खंड में? 18वें खंड में। घोंगे में श्वसन वर्णक आज ही पढ़ा है, क्या होता है? हीमोसाइनिन। कौन सा होता है? हीमोसाइनिन। चौथा ऑप्शन सही है। प्रोन या पेलिमोन, जिसको और क्या बोलते हैं बेटा? अभी झींगा मछली, इसके अंदर संधित उपांग कितनी जोड़ी होते हैं? 19 जोड़ी। कितनी जोड़ी होते हैं? 19 जोड़ी। कितने जोड़ी होते हैं? 19 जोड़ी। ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी किसके आंत्र में पाया जाता है? तो ये जो होता है बेटा दीमक जो होती है, दीमक की आंत में पाया जाता है। किसकी आंत में पाया जाता है? दीमक की आंत में। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है, इंसेक्टा इसका वर्ग है। और आर्थ्रोपोडा संघ के स्थलीय जो जीव होते हैं अधिकांश, उनमें जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? ट्रेकिया होता है। क्या होता है? ट्रेकिया। क्या होता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया को अपन मतलब श्वास नलिकाएं होती है। क्या होती है? श्वास नलिकाएं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम प्रचलित नाम किसका है? सबको पता है, किसका नाम है? खपरा बिट्टल का। किसका नाम है? खपरा बिट्टल का। तो ये 2015 में जेट में आया हुआ बायोलॉजी का पेपर है। पर डे अपन एक मॉडल पेपर जो सॉरी एक टेस्ट पेपर जो होगा जेट में आया हुआ, उसको अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन, 2 4 5 क्वेश्चन आएंगे भी, और साथ ही साथ आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि जेट के अंदर किस प्रकार के बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं।